भारतीय इतिहास में पानीपत के मैदान में कुल 3 प्रकंपी लड़ाइयां लड़ी गई थीं। ये तीनों ही युद्ध भारतीय इतिहास में इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा तय की थी। भारतीय इतिहास में पानीपत के मैदान में लड़ी गई तीनों लड़ाइयों में से शुरुआती 2 लड़ाइयां तो विशुद्ध रूप से मध्यकाल के दौरान ही लड़ी गई थीं, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई मध्यकाल व आधुनिक काल के संक्रमण के दौरान लड़ी गई थी। अगर इन युद्धों का परिणाम कुछ और होता तो आज भारतीय इतिहास की स्थिति भी वर्तमान जैसी नहीं होती। दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत के पहले युद्ध के बारे में, साथ ही इससे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर ले। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इसके साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति और मुगल वंश की स्थापना हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीर उद्दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में जहीर उद्दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण। दोस्तों, इब्राहिम लोदी अपने सरदारों पर विश्वास नहीं रखता था। इसी कारण धीरे धीरे उसके सरदारों का भी इब्राहिम लोदी के प्रति विश्वास डिगने लगा और क्रमिक रूप से उसके सरदार उसके शासन से नाखुश होते चले गए। उत्तराधिकार के निर्धारण के दौरान इब्राहिम लोदी को अपने राज्य का एक हिस्सा अपने भाई जलाल खां को देना पड़ा और जलाल खां को जौनपुर का शासक नियुक्त करना पड़ा, लेकिन कुछ समय पश्चात उसने अपने इस निर्णय को पलट दिया। मेवाड़ के समकालीन शासक राणा संग्राम सिंह के साथ वह युद्ध में लंबे समय तक उलझा रहा और अंततः पराजित भी हुआ। इससे उसकी सैन्य शक्ति कमजोर हुई। पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। दोस्तों, इसने इस इलाके में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्रों और मैदानी तोपखाने को लड़ाई में शामिल किया गया था। सन 1526 में काबुल के तैमूरी शासक जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर की सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वो स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई लड़ाइयां लड़ी गईं। दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम लोदी आसीन था। गुजरात, मालवा और बंगाल के क्षेत्र में अन्य अफगान शासक शासन कर रहे थे। पंजाब में दौलत खां लोदी का शासन था। मेवाड़ में राणा संग्राम सिंह का शासन था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के नेतृत्व में विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। दक्षिण में विजयनगर ही 5 छोटे छोटे मुस्लिम राज्य बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर भी थे। अतः इस दौरान भारत की राजनीतिक स्थिति दुर्बल थी और भारत में कोई एक ही राजनीतिक सत्ता कार्य नहीं कर रही थी तथा सभी शासक आपसी टकराव में उलझे रहते थे। दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध में बाबर की विजय के कारण बाबर की युद्ध नीति विशिष्ट थी। इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस युद्ध पद्धति के अंतर्गत सेना के दाएं और बाएं छोर पर कुछ सैन्य टुकड़ी खड़ी रहती थीं, जो तेजी से आगे बढ़ने और पीछे हटने में सक्षम होती थीं। दोनों छोरों पर खड़ी ये सैन्य टुकड़ियां शत्रु सेना को अचानक पीछे से घेर लेती थीं और उस पर हमला करती थीं। बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था। उस्मानी विधि को रूमी विधि भी कहा जाता है। बाबर की सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा नामक 2 उस्मानी तोपची भी मौजूद थे। बाबर का कुशल सैन्य नेतृत्व, उसका तोपखाना आदि बाबर की विजय के अन्य प्रमुख कारण रहे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमने पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में भी वीडियो बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू,
और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णीत हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया और उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाली। उस समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में उसका राज्याभिषेक हुआ। इस समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ काबुल में कार्यरत था। 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को पराजित करने के बाद हेमू उत्तर भारत का शासक बन गया था। इससे पहले हेमू ने अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू था। 1553 से 1556 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते थे। जनवरी 1, 1556 में हुमायूं की मौत के समय हेमू बंगाल में था, जहां एक युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर विद्रोह पर काबू पा लिया था। जब उन्होंने हुमायूं की मौत के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सेना नायकों को अपने लिए दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दिया। उन्होंने खुला विद्रोह कर दिया और उत्तरी भारत भर में कई युद्ध जीतते हुए उन्होंने आगरा पर हमला किया। अकबर का सेना नायक वहां से युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। हेमू का इटावा, कालपी और आगरा प्रांतों पर नियंत्रण हो गया। ग्वालियर में हेमू ने और सैनिकों की भर्ती से अपनी सेना मजबूत कर ली। हेमू ने दिल्ली तुगलकाबाद के पास की लड़ाई में 6 अक्टूबर को मुगल सेना को हरा दिया। लगभग 3000 मुगलों को मार डाला। मुगल कमांडर टार्डी बेग दिल्ली को हेमू के कब्जे में छोड़ बचे खुचे सैनिकों के साथ भाग गया। अगले दिन दिल्ली के पुराना किला में हेमू का राज्याभिषेक किया गया। हालांकि यह भी कुछ ही दिन का मेहमान साबित हुआ। अकबरनामा में अबुल फजल के अनुसार हेमू काबुल पर हमले के लिए तैयारी कर रहा था और उसने अपनी सेना में कई बदलाव। दिल्ली और आगरा के पतन से कलानौर में मुगल परेशान हो उठे। कई मुगल जनरलों ने अकबर को हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने की बजाय काबुल की तरफ पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान युद्ध के पक्ष में फैसला किया। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। एज जिकीन के अनुसार अकबर और उसके अभिभावक बैरम खान ने लड़ाई में भाग नहीं लिया और युद्ध क्षेत्र से 5 कोस दूर तैनात थे। बैरम खान 13 साल के अल्पवय राजा के युद्ध के मैदान पर उपस्थित होने के लिए पक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसे 5000 सुप्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों की एक विशेष गार्ड के साथ लड़ाई के इलाके में एक सुरक्षित दूरी पर तैनात किया गया था। अकबर को बैरम खान द्वारा निर्देश दिया गया था, युद्ध के मैदान में यदि मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर पलायन कर जाए। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 युद्ध हाथियों और 1 लाख घुड़सवार सेना तथा उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। हेमू, जिसकी पिछली सफलता ने उसके गर्व और घमंड में वृद्धि कर दी थी, 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ा। दोस्तों, अब हम जानेंगे युद्ध का परिणाम क्या निकला। दोस्तों, हेमू की सेना की बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना ने लड़ाई जीत ली। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा दी गई थी। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजा पर प्रदर्शन के लिए भेजा गया था। उसका धड़ दिल्ली के पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था ताकि लोगों के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उसका पता नहीं चला। बैरम खान ने विरोधियों की सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदारों और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उनमें से कईयों को मौत की सजा दी गई। कई स्थानों पर उन कटे हुए सिरों से मीनारें भी बनवाई गईं। हेमू का 82 वर्षीय पिता, जो अलवर भाग गया था, 6 महीने के बाद उसे पकड़ लिया गया और उसे मौत की सजा दे दी गई। अकबर ने ज्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। इसके तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पंजाब को लौटना पड़ा।
इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किले की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और देश निकाला देकर बंगाल भेज दिया। 1529 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक का सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था, पर कब्जा करने के लिए अकबर को 8 साल लगे। दोस्तों, यह था दूसरा युद्ध। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय। दोस्तों, आज हम जानेंगे तीसरे युद्ध के इतिहास के बारे में। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में दिल्ली से लगभग 60 मील, लगभग 95.5 किलोमीटर उत्तर में मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, उनके के बीच हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। मुगल बादशाह अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करते रहे, लेकिन वे मुगल अमीरों की कठपुतली बनकर रह गए थे। ऐसे में मराठे दिल्ली पर कब्जा करने का ख्वाब लेने लगे थे, लेकिन अंततः उन्हें अहमद शाह अब्दाली की ओर से चुनौती मिली। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में दोआब के रोहिला अफगान और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। इस युद्ध में सैन्य दृष्टि से सेना ने युद्ध में अफगान और रोहिलों की भारी घुड़सवार सेना व तोपखाने जब्बुरक तथा जजाइल, जिसका नेतृत्व अहमद दुर्रानी और नजीब-उद-दौला ने किया, ने मराठों की फ्रांसीसी आपूर्ति वाली तोपखाने व घुड़सवार सेना को परास्त कर दिया। 18वीं सदी में हुए युद्धों में इसे सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें दो सेनाओं के बीच युद्ध में एक ही दिन में सबसे बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं। 1680 से 1707 के 27 वर्ष के मुगल मराठा युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के कारण मराठा साम्राज्य ने तेजी से विस्तार किया। पेशवा बाजीराव ने गुजरात और मालवा पर नियंत्रण कायम कर लिया था। आखिरकार वर्ष 1737 में बाजीराव ने दिल्ली के बाहरी इलाके में मुगलों को हरा दिया और मराठा नियंत्रण के तहत दक्षिण के पूर्व मुगल प्रदेशों का अधिकांश भाग अपने कब्जे में कर लिया। इससे अहमद शाह अब्दाली के दुर्रानी साम्राज्य के साथ मराठों का सीधा टकराव हुआ। वर्ष 1759 में उसने पश्तून जनजातियों की एक सेना तैयार की, जिससे पंजाब में छोटे मराठा सरदारों के खिलाफ कार्रवाई में लाभ प्राप्त हुआ। इसके बाद उसने अपने भारतीय सहयोगियों के साथ मिलकर मराठों के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन में गांगेय दोआब के रोहिला अफगानों को शामिल किया। मराठों के साथ साथ अफगानों ने भी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को अपने शिविर में शामिल करने की कोशिश की। जुलाई के अंत तक शुजा-उद-दौला ने अफगान रोहिल्ला गठबंधन में शामिल होने का फैसला लिया, जो कि इस्लाम की सेना के रूप में जाना जाता था। मराठाओं के लिए यह रणनीतिक रूप से एक बड़ा नुकसान था, क्योंकि शुजा-उद-दौला ने उत्तर भारत में अफगान सेना के लंबे समय तक प्रवास के लिए वित्त प्रदान किया था। इससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या अफगान रोहिल्ला गठबंधन के बाद शुजा-उद-दौला के समर्थन के बिना मराठा अपना संघर्ष जारी। दोस्तों, अगस्त 1760 में मराठा शिविर दिल्ली पहुंचा और उसने शहर पर धावा बोल दिया। इसके बाद यमुना नदी के किनारे एक मुठभेड़ और कुंजपुरा में एक युद्ध हुआ, जिसमें मराठों ने लगभग 15,000 की अफगान सेना को हराकर युद्ध जीत लिया। हालांकि अब्दाली ने अक्टूबर में बागपत में यमुना नदी को पार कर दिल्ली में अपना मूल मराठा शिविर बनाया। आखिरकार पानीपत शहर में मराठों के खिलाफ अब्दाली के नेतृत्व में 2 महीने की लंबी घेराबंदी हुई। घेराबंदी के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे की आवश्यक आपूर्ति को बाधा पहुंचाने की कोशिश की। इसमें अफगान काफी अधिक प्रभावी हुए और नवंबर 1760 के अंत तक उन्होंने मराठा शिविर को होने वाली लगभग सभी खाद्य आपूर्तियों को बाधित कर दिया। मराठा शिविर में दिसंबर के अंत तक या जनवरी की शुरुआत तक भोजन समाप्त हो गया और हजारों की संख्या में मवेशियों की मृत्यु होने लगी। भूखमरी से मरने वाले सैनिकों के बारे में जनवरी की शुरुआत में खबरें आने लगी थीं। मराठा प्रमुखों ने अपने सेनानायक सदाशिव राव भाऊ से आग्रह किया कि उन्हें भूख से मरने के बजाय युद्ध में मरने की इजाजत दी जाए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली और इसमें लगभग 1,25,000 से अधिक सैनिकों को शामिल किया गया। दोनों तरफ की सेनाओं को हुए नुकसान व फायदे के साथ ही यह युद्ध लंबे समय तक चला। अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में सेना कई मराठा पक्षों का खात्मा करने के बाद विजयी हुई।
युद्ध में दोनों पक्षों की क्षति का आकलन इस प्रकार किया गया है कि युद्ध में 60,000 से 17,000 के बीच सैनिक मारे गए, जबकि घायल और कैदियों की संख्या में काफी अंतर पाया गया था। युद्ध के अगले दिन लगभग 40,000 मराठा कैदियों का कत्ल कर दिया गया था। आओ दोस्तों, जानते हैं युद्ध का परिणाम। दोस्तों, युद्ध का परिणाम उत्तर में आगे के मराठा प्रगति और लगभग 10 वर्षों के लिए अपने क्षेत्रों के अस्थिरता रोकना था। 10 वर्षों की इस अवधि को पेशवा माधवराव के शासन के रूप में चिह्नित किया गया है, जिसे पानीपत के युद्ध में हार के बाद मराठा वर्चस्व के पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। पानीपत के तृतीय युद्ध के 10 वर्ष बाद पेशवा माधवराव ने एक अभियान के तहत उत्तर भारत में एक बड़ी मराठा सेना भेजी थी, जिसका मतलब था उत्तर भारत में मराठा वर्चस्व को फिर से स्थापित करना। अफगानों के साथ या तो पक्षपातपूर्ण विध्वंस शक्तियां जैसे रोहिलों या पानीपत के युद्ध के बाद मराठा वर्चस्व को हिलाकर रख दिया था। इस अभियान की सफलता को पानीपत की लंबी कहानी की अंतिम गाथा के रूप में देखा जा सकता है। पानीपत के तीनों युद्धों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है वह यह है कि विवाद या युद्ध का कारण पानीपत हमेशा से दिल्ली का प्रवेश द्वार था। ऐतिहासिक रूप से उत्तर पश्चिम से कोई भी आक्रामक जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, उसे खैबर दर्रे और फिर पंजाब से होकर आना पड़ा। दोस्तों, इन युद्धों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।